देखो बेटा, इस सवाल में आपको पावर डिलीवर्ड निकालनी है बाय ए मोटर ऑफ द लिफ्ट। है राइट? तो आपके दिमाग में आ गया कि चलो भाई देखें क्या क्या दिया है। इन्होंने दिया है कि लिफ्ट जो है मैक्सिमम 2000 केजी तक का मास है उसके पास, यानी कि एम अगर इसको मान ले तो 2000 केजी में बेटा क्या क्या मिलेगा। लिफ्ट जिसका कोई ना कोई मास होगा और साथ में पैसेंजर होगा, धरती माता दोनों को खींचेंगी एम इंटू जी से। मूविंग ऑफ लिफ्ट ऊपर जा रही है और सबसे खास बात क्या दिख रही है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी एक्सेलेरेशन नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर लिफ्ट जा रही है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन नहीं। कोई बात नहीं, जितना फोर्स लगना है लगना है। साथ में फ्रिक्शनल फोर्स भी है भाई, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ना भी बताते तो भी हमको मालूम है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कितना लग रहा है? 3000 न्यूटन्स का लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। और आपको इतना फोर्स की जरूरत होगी, अपोजिट में 3000, और ये आपका मास और जिसको आप लोड कर रहे हैं लिफ्ट और पैसेंजर की। पावर निकालनी है, आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। देखिए भाई साहब, दोनों लिफ्ट भी ऊपर जा रही, फोर्स भी ऊपर लगाना पड़ रहा है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 हो गया, cos 0 1 हो गया। बस आप फोर्स निकाल लीजिए, वेलोसिटी मालूम है, काम बन जाएगा। फोर्स में क्या है? एक तो फ्रिक्शनल है 3000, दूसरा कौन सा काम कर रहा है? ये mg वाला कर रहा है, यानी 2000 प्लस g को मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। वेलोसिटी आपकी 1.5 है। तो दोस्तों ये हो गया 3000 और ये हो गया आपका 20000, और आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 1.5 से, यानी कि आपके पास हो गया 23000 इंटू 1.5। इसको हम इससे हटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। 15 तिया 45, हासिल लगे 4, 15 9 30 इंटू 4, यानी 34500 वाट की आवश्यकता पड़ेगी। इतनी पावर आपको चाहिए होगी अपने मोटर की, और मैं जब आया तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा, इस सवाल में कह रहे हैं कि बॉल इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल। और आप लोग स्टडी कहाँ से करके जाते हैं? हॉरिजेंटल डायरेक्शन की, और यहाँ पे क्या है बेटा? वर्टिकल डायरेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है और ये आपकी हॉरिजेंटल एक्सिस है। तो आपने जो प्रोजेक्ट किया है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन जो चल रहा है, वो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी u जो 10 मीटर पर सेकेंड की है, वो वर्टिकल यानी y एक्सिस से 60 डिग्री बना रही है। हालांकि आप जानते हैं कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वर्टिकल तो जाएगा नहीं। देखिए बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, एम आई राइट? आप इसको पढ़ के जाते हैं थीटा, और आप कहते हैं सर ये हो गया इसका u cos थीटा कंपोनेंट, और ये हो गया आपका u sin थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता है, हाँ केवल ओरिजेंटल कंपोनेंट होता है, यानी u cos थीटा होता है। यही आपको बतानी थी कि स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो आप देखा स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट u cos थीटा होती है, और चूंकि सवाल में 60 डिग्री वर्टिकल था तो थीटा कितना बचा? थीटा बचा आपका 30 डिग्री। u आपका 10 है, cos 30 डिग्री, और आप जानते हैं cos 30 डिग्री होता है √3/2। डिवाइड कर दीजिए, यानी 5√3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होगी पार्टिकल की एट हाईएस्ट पॉइंट, यानी थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा, इस प्रकार के सवाल में जिसमें फ्री फॉलिंग बॉडी होती है और आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ सेकंड पे निकालना है, तो केवल एक टेक्निक ध्यान रखिएगा। हमेशा फ्री फॉलिंग है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, बस उसी को आप यूज़ कीजिएगा। यानी कि सपोज ये फर्स्ट सेकंड में यहाँ तक आई, एम आई राइट? और सेकंड में यहाँ तक आई, तो ये इससे ये दूरी ना निकालने की कोशिश कीजिएगा, यहीं से स्टार्ट कीजिएगा। ये S1 आई, और हालांकि फर्स्ट से सेकंड का रेशियो S2 है,
लेकिन आप हमेशा स्टार्ट कीजिएगा u बराबर 0 से। थर्ड पे आपने कहा सेकंड से थर्ड का डिस्टेंस s3 है, इसका रेशियो चाहिए था, और फोर्थ का चाहिए, तो आपने कहा थर्ड से फोर्थ तक का s4 था। लेकिन बेटा स्टार्ट हमेशा यहाँ से करना, क्योंकि u बराबर 0 मिल जाएगा। फार्मूला आपको मालूम है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। फ्री फॉलिंग है तो एक्सेलेरेशन जो है आप at स्क्वायर लिख लें। एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी बेटा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। तो s1 देखिए u 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 1/2 ये gt स्क्वायर हो जाएगा। मसला रेशियो का है तो g की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, केवल समय रख लीजिएगा और आपको मिल जाएगा s1 बराबर 1/2g। वेरी इंपॉर्टेंट। अब s2 के लिए यहीं से शुरू कीजिएगा u बराबर 0 के, यानी s2 निकालना है तो s1 प्लस s2। देखिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो u 0 मिल जाएगा, तो आपको क्या पता चलेगा, हाफ। यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकंड लग गए हैं, तो 2 × 2, और s1 की वैल्यू आपको पता ही है, अभी अभी निकाली है, हाफ g प्लस s2, ये हो गई 4/2g, यानी s2 भी आपका निकल आया 4/2g माइनस 1/2g। नीचे रखे रहिएगा, रेशियो है, सब कट जाएगा। अब आइए, अगर s3 निकालना है तो कभी कोशिश मत कीजिएगा सेकंड से थर्ड, आप हमेशा यही करिएगा कि u बराबर 0 से चले थे s1 प्लस s2 प्लस s3 तक पहुंचे। यहाँ पे u आपको मिला 0, हाफ g, t कितना हो गया 3 सेकेंड, 3 × 3। देखिए बेटा यहाँ से देखिए s1 प्लस s2 बराबर 4/2g था, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 4/2g प्लस s3, और यहाँ 3/2g। s3 भी बेटा निकल आया, हम इधर आ गए तो आपने कहा 9/2g माइनस 4/2g, यानी s3 मिल गया 5/2g। तो दोस्तों आप निकालने की कोशिश करेंगे तो 4 भी निकल आएगा, लेकिन इतना टाइम वहाँ रहता नहीं है, इसलिए जो रेशियो आपको निकालना था पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेकंड में, वो लगभग तैयार हो गया है। देखिए 1/2g, 3/2g, 5/2g, और जब आप करेंगे तो 7/2g हो जाएगा। g/2 कॉमन दिख रहा है तो 1:3:5:7, यानी फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। तो टेक्निक यही है, इनिशियली से शुरू कीजिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेटा, इस सवाल में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और आपको 2 स्लोप दिखाई दे रहे हैं, एक 30 डिग्री का, एक 45 डिग्री का। सोती सर ने क्या बताया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको के स्लोप से क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। तो आपको 2 वेलोसिटी चाहिए, एक 30 डिग्री वाली और एक 45 डिग्री। देयर रेशियो, यानी अगर हम इसको v1 मान लें और दूसरे को क्या मान लें, b मान लें, तो v1 रेशियो vv चाहिए। पहली वेलोसिटी स्लोप को देखिए कितने का है बेटा, 30 डिग्री का है, तो आपने कहा सर जो स्लोप है ना वही वेलोसिटी देता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की, यानी जो स्लोप है वो वेलोसिटी दे रहा है। दूसरा स्लोप 45 डिग्री, दूसरी वेलोसिटी मिल जाएगी। ये आप जानते हैं 1√3 होता है, 1045 1 होता है, तो आपको मिल गया 1:√3, यानी पहला ही आपका सही हो गया। देखो बेटा, इसमें सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है और पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपको दे रखा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg। बहुत सिंपल सवाल था, 2 मास थे आपके पास, एक आपने m1 मान लिया 10 kg को और इसको मान लिया m2 20 kg को, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना दिया है बेटा, 10 मीटर्स का दिया है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस मेन होता है, आपने मेन मान लिया कि सर ये आपको दिया गया है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, बहुत अच्छा किया। कहाँ से नापना है, 10 kg से।
फार्मूला आप जानते हैं, आपने कहा एक्सियम इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपान m1 प्लस m2। देखिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपका ये है, इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, जहाँ से नापना जाता है, बताया जाता है यहाँ से नापिएगा। तो x1 आपका 0 हो गया क्योंकि आपका 10 kg पे ही पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। आप पहुँचे कहाँ पे, m2 20 kg का है। डिस्टेंस कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ पॉइंट ऑफ रेफरेंस से यहाँ तक 10 का है। नीचे पहुँचिए 10 kg प्लस 20 kg, तो बेटा ये तो 0 हो गया और ये क्या हो गया आपका 200 हो गया मल्टीप्लाई, और नीचे आपका 30 हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 20/3 मीटर क्या होगा आपका सेंटर ऑफ मास होगा। दैट मीन्स थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए डॉक्टर साहब कितना आसान सवाल है। इसमें कह रहे हैं कि एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड। यानी आपको एंगुलर स्पीड दी है जो कि चेंज हो रही है। आप कह सकते हैं साहब हमको ओमेगा 0 दिया हुआ है और हमको ओमेगा भी दिया गया है। आपको बताना क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है जो हमको आरपीएम में दिया गया है इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। आप बड़े आसानी से जानते क्या कि सर सबसे पहले 2 पाई से गुणा कर लेंगे क्योंकि ये n दे रखा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो पर सेकंड बनाने के लिए 60 से कर लीजिए। काम बन गया आपका 60 दुनाई 120 यानी 20, ये हो गया आपका 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। हमें राइट बेटा, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए रेडियन से। तो आप जानते हैं कि सर n दिया गया है और हम इसको 2 पाई से गुणा कर लेंगे n को, और साथ में n आरपीएम है, इसको सेकंड बना लेंगे। काम बन जाएगा 6 पंजे 30, 6 दुनाई 12 और 52 का 2 2 4 और 5 दुनाई 10। एम ए राइट, इतना रेडियन पर सेकेंड। टाइम कितना दिया है, कहीं साहब 16 सेकेंड में हो जाता है सारा काम। 40 पाई से 104 पाई तक पहुंच जाता है। बस अल्फा बताना, आपने कहा ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा 104 पाई बराबर 40 पाई प्लस अल्फा इन 16 मिनट सेकेंड। तो 16 इंटू अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो यहां बचेगा 4, ये बचेगा 6 पाई। ओ कितना आसानी से डॉक्टर बन गए आप। 16 चक्कू 64 यानी अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। है कोई? यस, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा ये भी सवाल बहुत अच्छा है। इसमें क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क है। कौन कौन की एक्सिस है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन, यानी सेंटर से पास हो रही है, नॉर्मल हो रही। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब है कि हमको सीजी से निकालना है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पार हो रही है। टू द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, यानी कि अगर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम हो जाए, और मालूम है ही आपको किसी डिस्क का, यूनिफॉर्म डिस्क का अबाउट सी जी और डायमीटर, तो आप रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन आराम से निकाल लेंगे। सीजीएस का आप जानते हैं, सीजी का 1/2 एम आर स्क्वायर, एम आर राइट। डायमीटर का आप जानते हैं 1/4 एम आर स्क्वायर। कैंसिल हो गया, 4 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, यानी 2:1। आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना बहुत आसान होता है। मास इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरह मास इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट डायमीटर का स्क्वायर। डिवाइड कर दीजिए, एम कैंसिल हो गया, तो के सी जी अपॉन के डी इज इक्वल टू
अंडर रूट अपॉन 1, यानी कि आप कह सकते हैं √2/1 अर्थात 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। कई बार हमने सिखाया है कि अगर आपके पास कोई एक मास है m, इसमें दिया गया है मास इज द m इज रेस्ट इनिशियली, अगर ये एक्सप्लोड होता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 3 फ्रेगमेंट हैं और वो फ्लाई कर रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी गए हैं, तो जाहिर सी बात है लॉ ऑफ कंजर्वेशन से इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका अपोजिट इधर गए होते हैं, क्योंकि आपको मोमेंटम को कंजर्व करना है। काम बन गया। किस रेशियो में जा रहे हैं? 2:1 हमने आपको बहुत आराम से बताया है कि बेटा एक काम करना है, क्या करना है कि सबको जोड़ लेना, तो 2 + 2 4 1 5 हो गए, तो यानी इस m को 5 से डिवाइड कर देना और जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए, इक्वल मासेस फ्लाई अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, तो आपने एक एक्सिस ये ले ली और एक एक्सिस ये ले ली, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, ये आपके जो है एक्सप्लोड हुआ चला गया, यानी 2/5m, एम आई राइट। और क्या हुआ, उसकी स्पीड भी दी थी, आपने कहा मोमेंटम हमको पता चल गया कि भाई साहब जब ये रेस्ट पे थे इनका वेलोसिटी 0 थी, मोमेंटम 0 था, और ये 3 भागों में बटे हैं 2:1 में। 2 रेशियो वाले म्यूचुअली परपेंडिकुलर किस वेलोसिटी से गए? v वेलोसिटी से, तो इनका मोमेंटम आपको मिल गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर का। तीसरा आपका v डैश मान लिया आपने, और यही आपको निकालना है। ये कितना होगा? 1 से गुणा होगा, टोटल कितने हैं? 5, तो ये हो जाएगा 1 × m/5, यानी m/5 v डैश। अब हमने आपको क्या बताया था? कहीं कुछ मत करना बेटा, x एक्सिस और y एक्सिस का कंजर्व कर लेना, बस इक्वल कर लेना, काम बन जाएगा। अगर आपने ये थीटा माना है तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि सर m/5, हमने एज्यूम किया है कि यहाँ से एंगल थीटा था तो ये cos थीटा हो गया, और ये हो गया m/5 sin थीटा। तो ये मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे, ये इसको इक्वल कर लेंगे, बस रिजल्टेंट 0 आ ही जाएगा, काम बन जाएगा। तो आपने कहा सर m/5 sin थीटा इक्विवेलेंट टू 2/3 mv के। मास कैंसिल कर लीजिए, 5 कैंसिल कर लीजिए, बस अब तो आपको याद आ रहा होगा क्या करना है, स्क्वायरिंग और एडिंग करनी है। इस एक्सिस का देख लीजिए, एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस पे आपके पास mv'5 cos थीटा हो गया एक मोमेंटम, और ये इक्विवेलेंट होगा 2m/5 v के। m कैंसिल हुआ, 5 कैंसिल हुआ, v डैश cos थीटा बराबर 2v। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो v डैश अगर हम कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा बेटा? 4b² प्लस 4v² इज इक्वल टू 8b²। ये आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसलिए v डैश इज इक्वल टू √8 यानी 2√2। भाई इसका स्क्वायर क्या हो गया? 2 हो गया, इसका 4 दूनी 8v, और 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यही टेक्निक आप सीख के जाते हैं, इम्तिहान में भी आ गई थी, लगा भी आइएगा। देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत आसान था, फ्री में डॉक्टर बन जाते हैं MBBS वाले। नेगिए बॉडी का मास दे रखा है, और हमने हमेशा बताया सोती सर ने, अगर मास के साथ g है तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला नहीं है, ये ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदल लीजिए। और W के साथ अगर G दिया होता तो ये क्या होता बेटा? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। बस यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गड़बड़ करते हैं। और क्या दिया गया? फोर्स दिया गया, 3 न्यूटन का एक्सपीरियंस कर रहा है ये बेचारा, किसी पॉइंट पे रखा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम उसको E मान लें
आप जानते हैं F अपॉन M होती है 3/60 10⁻³ तो आप कह सकते हैं 3/6 इसको और कर लीजिए -2 कर लीजिए, एम आई राइट। एक कम हो गया ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × पावर 2 हो जाएगी और इसको 2 लगा लीजिए 6 30 यानी 50 यूनिट। आप समझ गए होंगे कि फोर्स अपॉन मास यानी कि थर्ड इज द करेक्ट वन। देखिए कितना आसान है डॉक्टर बनना। देखो बेटा ये भी सवाल बहुत आसान था नीट 2022 में कि साहब एक फेस एंगल और सॉलिड एंगल यूनिट एंड डायमेंशन से था। वो जानना चाह रहे थे कि यूनिट होती है कि डायमेंशन होती है, दोनों होती कि दोनों नहीं होती हैं, या यूनिट होती तो डायमेंशन नहीं, डायमेंशन नहीं तो यूनिट नहीं। देखिए फेस एंगल का आप यूनिट तो जानते ही हैं क्या होता है, रेडियन होता है या डिग्री होती है कि नहीं होती है, 60 डिग्री आदि इत्यादि। इसका अलावा यूनिट होती है। एंगल क्या है, रेशियो ऑफ टू लेंथ है। आप देखते हैं कि भाई साहब साइन थीटा जिसे आप कहते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये सब क्या है बेटा, ये सब लेंथ है और इन्हीं लेंथ का रेशियो से आप एंगल बनाते हैं। तो रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, इसका मतलब है कि इसकी डायमेंशन नहीं होगी। लेंथ को लेंथ से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, L0 मिलेगा और L0 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डायमेंशन 1 होती है। तो इसका मतलब है भाई साहब यूनिट तो है। जहां तक सॉलिड की है ये स्टे रेडियन हो जाता है, एम आई राइट। और ये भी सॉलिड एंगल में आप एरिया लेते हैं तो रेशियो ऑफ एरिया है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि साहब यूनिट तो रखता है लेकिन डायमेंशन नहीं रखता है, चाहे वो फेस एंगल हो चाहे वो सॉलिड एंगल हो। देखो बेटा ये सवाल आपका ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर से है। इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की डायमेंशन निकालनी है, जो कि लिस्ट 2 में आपको दे रखी है, मैच करानी है। आप जानते हैं इंटेंसिटी बराबर किसके होता है, फोर्स अपॉन मास। यानी कि इसी तरह आप देखिए जो पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर हम V कहते हैं तो ये आपकी एनर्जी इसको आप W भी कह सकते हैं, W अपॉन मास होगा। यानी दो ऐसी होंगी क्वांटिटी, इंटेंसिटी और पोटेंशियल, जिसमें M नहीं होगा और आपको दिख रहा है, आराम से दिख सकता है। मास की हमने आपको रटा रखी है, मास की है मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन मास। तो ये किसकी हो गई, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की। कहाँ पे है, ये वाली हो गई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हमने बेटा आपको एनर्जी भी बता रखा F इंटू डी। तो ये हो गई आपकी F और D यानी L, नीचे मास यानी पोटेंशियल L² T की -2, जैसा कि आप चाह रहे थे कि इन दो में मास नहीं होगा, डिवाइड बाई मास होता है। अब एक ही और निकाल लीजिए, आपका काम बन गया। इसको आप निकाल सकते हैं Z = m1 इंटू m2 अपॉन क्या हो गया, डिस्टेंस का स्क्वायर। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, m1 m2 अपॉन r²। मास की हमने आपको बता रखा, मास इंटू एक्सेलरेशन, याद है। बस लीजिए साहब, आपकी ये भी आ गई। तो आपने कहा एक तो m कैंसिल हो जाइए, इधर आएंगे तो सीधा सीधा l गुणा हो जाएगा, m जब आएगा तो -1 हो जाएगा। L² से L पहले है तो Q हो जाएगा, -2 ये आपकी G की हो जाएगा। है ऐसा, यस। अब बेटा निकालने ना बैठ जाना कि एनर्जी की ये होगी। वैसे चाहे पोटेंशियल हो चाहे जो हो, मास इनटू डिस्टेंस यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस होती है। आप जानते ही एनर्जी फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क डन, यही तो सिखाया था बेटा आपको। और फोर्स आप जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्टेंस की L तो L²। तो सब कुछ आप निकाल सकते हैं, बहुत तेजी से निकाल सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं, बस अपने दिमाग को कंट्रोल में रखिएगा। देखो बेटा जब डायमेंशंस दे रखी है और आपको निकालनी है फिजिकल क्वांटिटी किसकी, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, इस डायमेंशन को देखिए। इतनी डायमेंशन किसकी दिख रही है, फोर्स की, और ये एम्पियर्स यानी करंट दिख रहा है। यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटोस्टैटिक से होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में केवल आपको इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी दिख रही है, और मैग्नेटोस्टैटिक से आपको 3 फिजिकल क्वांटिटी, फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस और मैग्नेटिक परमिबिलिटी दिख रही है।
आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अगर दो वायर है और उसमें करंट बहती है और उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आपस में फोर्स लगता है, और जो फोर्स लगता है आपको याद आ रहा होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये बच्चा यहाँ गलती करता है, म्यू 0/4 I1 इंटू I2 अपॉन R, जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है। याद आया आपको? बस काम बन गया। आपने कहा कि अरे यहाँ से तो काम बनता नजर आ रहा है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, कट गई। फोर्स की आपको याद है मास इंटू एक्सेलेरेशन, म्यू 0 आपको निकाल सकते हैं क्योंकि परमेबिलिटी ही आप निकालने की सोच रहे हैं। 4 पाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डायमेंशन होती सर ने बताया 1 होता है, ये एम्पियर यानी एम्पियर स्क्वायर हो गया। तो म्यू 0 क्या हो गया आपका? बहुत आराम से आपने निकाल लिया MLT-2। जब इसको आप इधर ले गए तो ये -2 हो गया। यही आप चाहते थे, तो जाहिर सी बात है कि जो म्यू 0 है वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी की डायमेंशन होगी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। देखो बेटा, ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड निकालना है जिसमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। तो आपने कहा सर एरिया निकालना बहुत आसान है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। अब क्या परेशानी आई? कहीं साहब करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक निकालिएगा। सिग्निफिकेंट डिजिट में आप दो नियम जानते हैं, एक प्लस या माइनस के लिए होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए प्लस या माइनस, और एक होता है डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ चूंकि मल्टीप्लिकेशन से एरिया मिलना है, आपने कहा ये तो बहुत आसान काम है, मल्टीप्लाई कर देंगे काम बन जाएगा, लेकिन नियम ये वाला लगेगा ना कि ये वाला। इसमें आप जानते हैं कि अगर जो डिजिट दी है उसमें जो लीस्ट डेसिमल पॉइंट होता है उसको लिया जाता है। इसमें जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे लेते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, किसमें का? एल या बी में। तो यहाँ पे देखिए लेंथ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं। तो आंसर किस में आएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 तिहाई 75 और आपका सब करा तो हाथ लगे 5। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा 138.2.5 मीटर स्क्वायर। तो ये तय हो गया कि हमको उत्तर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला रूल्स लागू होता है गुणे या डिवीजन में, यहाँ डेसिमल पॉइंट वाला लागू होता है। अब देखिए सिग्निफिकेंट 2 है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना है, 1382 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कहाँ तक पहुंच जाएंगे? 1400 पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको 1400 कोई दिया नहीं, कोई बात नहीं है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर करने हैं तो आप लिख सकते हैं 14 इंटू इतना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ट्रेलिंग डेसिमल होते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट आर इनसिग्निफिकेंट, या इतना तो समझते हैं कि पावर जो है वो इनसिग्निफिकेंट होती है, 10 पावर इनसिग्निफिकेंट होती है। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको? 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहे हैं, अर्थात फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत सिंपल था, कंसेप्चुअल था, आप बगैर पेन उठाए इसको कर सकते थे। कह रहे हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। फ्रीक्वेंसी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये नहीं चेंज होती है। हाँ, वेवलेंथ चेंज हो सकती है। द आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि साहब अगर मेरे पास ये इनपुट में आ रही है एक एसी और हमें हाफ वेव में आउटपुट जो है वो ये मिलती है, तो आपकी वेवलेंथ या कुछ और चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल क्वांटिटी ये नहीं चेंज होगी। तो फ्रीक्वेंसी भी आउटपुट में आपको 60 ही हर्ट्ज की मिलेगी। देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत सिंपल है, इसको सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, कराते हैं, और आपको मालूम है कि अगर पीएन जंक्शन सीरीज में या फॉरवर्ड हो या पैरेलल हो, सीरीज में लगे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप बराबर होते हैं। आइए इसको और बेहतर बनाएं, आप इस तरह अच्छा समझेंगे। एक पीएन जंक्शन, ये इतना समझ रहे हैं बेटा, आइडियल है, यानी कि जो भी इनका रेजिस्टेंस है
वो सेम है, और ये आपने फॉरवर्ड वाइज में लगा दिया। एम आई राइट? तो आपने कहा कि चूंकि मामला सीरीज का है तो जो करंट होगी वो सेम होगी, और आइडियल है इसलिए जो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है सेम है, तो जाहिर सी बात है तो वी आई और वी आई दोनों सेम होगा। इवन चाहे आप इनको रिवर्स वाइज में भी लगा दीजिए, लाइक दिस। आपने कहा कि सब हम इनको रिवर्स वाइज में लगा देंगे, ठीक है। और आपने कहा ऐसे सूरत हाल में, ठीक, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा था। ये तो फॉरवर्ड वाइज है, अभी भी फॉरवर्ड वाइज है। ये देखिए प्लस जो है पी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे भी सूरत हाल में आपको जो मिलेगा वो आप जान रहे हैं कि आइडियल है तो रेजिस्टेंस सेम है। तो इसमें भी जब आप सीरीज में जोड़ रहे हैं, एन को पी से जोड़ रहे हैं, तो यहाँ से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये वोल्टेज ड्रॉप होगा बराबर होगा, यानी इसमें वोल्टेज ड्रॉप बराबर होगा। आइए इस केस में देखते हैं। आपने ये कर दिया, एम ए राइट, फॉरवर्ड वाइज हो गया, और इसको आपने रिवर्स वाइज कर दिया, एम ए राइट। मसला क्या है? आइडियल है तो इसमें करंट बहेगी नहीं, क्योंकि ये तो फॉरवर्ड वाइज में कंडक्ट करेगा, रिवर्स वाइज कंडक्ट नहीं करेगा, सर्किट में करंट नहीं बहेगी, इसलिए जो पीएन जंक्शन है उसके क्रॉस वोल्टेज सेम नहीं होगा। तो किस किस केस में सेम होगा? पहले में और तीसरे में, यानी ए और सी में सेम होगा। तो गिवन वोल्टेज ड्रॉप इन सर्किट ए एंड सी विल बी सेम। देखो बेटा, इस तरीके का सवाल आ जाए जब खूब सारे गेट लगे हो और उसमें बुलेंस लॉ आप नहीं लगा पा रहे हैं, ऐसे सूरत हाल में ट्रुथ टेबल दी रहती है और आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप कुछ मत कीजिए। जो इनिशियली आप देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसा आपको इनपुट में चारों स्थिति मिलेगा, आप लगाइए और जो आपको आउटपुट मिलनी शुरू हो जाए उसी से आप काम कीजिए। सबसे पहले हमने 0 0 लिया, आपने कहा ये आपका हमारा 0 आया, और ये 0 जाके इन्वर्ट होके 1 हो गया, ये आपका 0 लगा है, ये आपका 0 लगा है, और आप ये जान रहे हैं कि नैंड गेट है, दिस इज ए नैंड गेट ये दोनों। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, 0 0 पे 0 मिलता, उसका उल्टा 1 मिला। यहाँ पे भी एंड का उल्टा नैंड है, तो 1 1 पे 0 और 0 का उल्टा 1, और 1 1 जब मिलता है, ये एंड गेट है आपका, तो आपको 1 मिल जाएगा। तो देखिए काफी जगह 1 मिल रहा है, 1 2, और यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि अब मामला इन्हीं के बीच में होगा। दूसरे में चलिए, दूसरे में देखिए आपने ए 0 लगाया, बी को 1 किया, ऐसे सूरत हाल में 0 हो गया, ये 0 1 हुआ, एम ए राइट। ये जो 1 गया वो यहाँ पे 1 हुआ, और यही 1 यहाँ मिला। 0 1 पे एंड होता तो 0 मिलता, उसका उल्टा है, इसलिए आपको 1 मिल गया। 1 1 पे एंड आपको 0 मिलता और 0 मिलता, और उसका उल्टा चाहिए था तो आपको 1 मिल गया। बड़ा इंटरेस्टिंग, सॉरी, एंड में 1 1 पे 1 मिलता, इसका उल्टा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और आपने देखा 1 और 0 पे एंड गेट है तो आपको 0 मिलेगा। आपने देखा भाई साहब इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, अभी भी मसला फंसा हुआ है। तीसरी कंडीशंस के लिए चलते हैं, समय बीतता जा रहा है, 1 मिनट के अंदर हम लोग को करना था। चलिए भाई साहब, ये हो गया 1, और उसके बाद ये हो गया 0। दिल की धड़कन बढ़ती चली जा रही है, और सवाल आसान था, करना था, हर हालत में करना था। ये आ गया आपका 0 हो गया, घबराइए मत, ये आपका 1 गया, एम ए राइट। ये आपका 0 गया, तो 1 0 पे एंड में 0 मिलता, उसका क्या हो जाता? 1 हो जाता। यहाँ 1 आपका 0 होता, और ये आपका क्या हुआ? एम ए राइट, सही चल रहा सब है ना? हाँ, ए आपका 1 था, बी आपका 0 था, ए आपका 1 आ रहा था तो वो 0 हो गया था, वी आपका 0 था, 0 0 पे 0, उसका उल्टा 1, और दोनों सूरत हाल में एंड 1 1 है तो 1 मिलना चाहिए। है इसमें? हाँ इसमें है, और इसमें नहीं है। तो आप अब ज़्यादा समय ना बर्बाद कीजिएगा, दूसरे पे टिक मार के जय सिया राम कराइएगा। दोस्तों ये भी सवाल बहुत इजी था। आपने कहा कि आपको क्या निकालना है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, और मास नंबर दिया है। आपको याद होगा, आपके सर ने पढ़ाया होगा, R बराबर R0 एक कांस्टेंट होता है, और एटॉमिक मास नंबर का 1/3 होता है, यानी 1/3 होता है। इसमें क्या कह रहे हैं? एक न्यूक्लियस है जिसका मास 189 था, जो कि स्प्लिट हो गया 2 न्यूक्लियाई में, और उनके मास किस में बदल गए? आपके
125 यानी 125 और दूसरा 64। रेशियो ऑफ रेडियाई निकालना है, तो आपने कहा सर एक को हमने R1 माना, एक को R2 माना। बड़े आराम से R0 तो R1 के लिए भी कांस्टेंट होगा। ये आपका एटॉमिक मास हो गया 1/3। ये आपका हो गया A2 का एटॉमिक मास नंबर जिसको कह सकते हैं, या एटॉमिक वेट भी बोलते हैं बहुत से लोग। और ये हो गया, पहला है 125 बना था और दूसरा 64 बना था। काम बन गया। आप जानते हैं 25 गुणे इतना, ये 4 चौक 16 चक्कू 64, यानी कि आपने कहा सर ये कटा, ये कटा और आपको मिले 5:4, यानी 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत ही सिंपल था। आप न्यूक्लियर रिएक्शंस दिया है और इस न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको E पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब है कि बीटा डीके पॉजिटिव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब बीटा डीके हो रहा है। वो आप जानते हैं एक निगेटिव निकलेगा या पॉजिट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव कह सकते हैं हम, बीटा उसको पॉजिटिव बोलते हैं। हमें राइट? हाँ। तो ऐसे में आप क्या करें? अरे भाई आप कुछ मत कीजिए, ये न्यूट्रिनो होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलते हैं। समझना क्या है, जैसे ये था पॉजिटिव था तो आप कुछ मत कीजिए, एटॉमिक मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कर लीजिए। और अगर बीटा निगेटिव होता तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते, बस काम बन गया आपका। अब देखिए ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा तो 22 रहेगा, नीचे बैलेंस करनी है तो 11 ही बनानी है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे 10 होगा, तभी तो 10 और प्लस 1 मिलके 11 होगा। कुछ करना थोड़ी ना है, केवल लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करनी है। अब जो भी ये समझ में ना आए बस देख लीजिए। तो 10 में आपको 2 मिल रहे हैं लेकिन ऊपर बढ़ रहा है तो इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि 0 होता है, इसलिए आपको क्या मिल रहा है 10, 22, यानी 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये भी सवाल बहुत इजी था और बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन में आप जानते ही हैं कि जो n बराबर 1 होता है ये आपकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। और इसके बाद की जितनी भी स्टेट है n/2, n/3, n/4, ये सारी की सारी आपकी कौन सी कहलाती हैं? ये कहलाती हैं एक्साइटेड स्टेट। और अंत में n बराबर इन्फिनिटी पे आप जानते ही हैं क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है। ठीक, आपको क्या चाहिए था, फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का रेशियो चाहिए था एनर्जी का। तो आपने कहा हमको एनर्जी मालूम है, इन्होंने T के फॉर्म में दी है और बोर मॉडल में आप जानते हैं एन स्टेट का स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए ये तो ग्राउंड हो गई, तो पहली एक्साइटेड स्टेट में n बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और सेकंड वाली में क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। तो आपको रेशियो चाहिए था, तो आपने कहा T1/T2 चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट की एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू 2 हो गई, स्क्वायर कर रहे हैं 4 कर लीजिए, -6। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो गई, 3 हो गई, 3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 9 हो गया, ये कैंसिल हो गया और आप ऊपर चले गए 9/4 और पहला ही ठीक हो गया। देखो बेटा ये भी सवाल बहुत इजी था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप जानते हैं कि आपकी एनर्जी ई इंसिडेंट होती है किसी फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस पे, उसका वर्क डन होता है, उतनी एनर्जी चाहिए निकले, उसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी बाकी जो बचती है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके आपका फोटो इलेक्ट्रॉन भागने लगता है। पहली बार में क्या क्या न्यू आया, तो आपने कहा एच न्यू आया, डब्ल्यू हमको मालूम नहीं, वही निकालना है। और यही काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है। और आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल E0 के बराबर होता है, तो आपने कहा कि साहब वो इलेक्ट्रॉन था और V0 में करा है हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल से, तो हमको ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी क्या मिली कि अब की बार भाई साहब आए थे आधी फ्रीक्वेंसी आधी एनर्जी लेके, और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका हो गया E × V के। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आपको W निकालना है किस फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो आपने कहा हम निकाल लेंगे।
ये हो गया आपका E। अगर एक काम कर दें तो बड़े आराम से निकल आएगा कि यहाँ से हम EV की वैल्यू निकाल लें, तो आप कह सकते हैं कि EV/2 बराबर HNU माइनस W। पहली क्वेश्चन से कर रहे हैं बेटा, या EV की जहाँ रखना होगा 2HNU माइनस 2W रख लेंगे। अब ये आपका काम बन गया HNU/2 और ये हो गया W, और E इंटू B की जगह आप 2HNU माइनस 2W। तो जाहिर सी बात है क्या हो गया, ये W माइनस W था, वर्क फंक्शन इधर आ गया, 2HNU माइनस HNU/2 हो गया। 4 में से 1 गया, 3 हो गया, 3/2 HNU हो गया। एम आई राइट? इतना तो बेटा सॉल्व कर लो डॉक्टर साहब। और ये बराबर होता है HNU और 2/3 HNU। तो H कैंसिल काट दीजिए, तो आपको जो वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, जो कि वर्क फंक्शन से मिलती थी, वो 3/2। देखिए यहाँ उल्टा लिख गए थे, 3/2। खूब गलतियां होती हैं वहां पे भी। हाँ उसने दिया भी, देखिए चौथे में। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 3/2 HNU। सब कुछ देखिए हम लोग ने ठीक किया था, 4 में से 1 गया, 3/2, और यहाँ वर्क फंक्शन से को फ्रीक्वेंसी बदलने में गलती से 2/3 कर दिया था। तो ये इस गलती से बेटा बचे रहना। इस प्रकार की गलतियां आप लोग करते हैं। और देखिए सवाल बनाने वाले में एक चौथा ऑप्शन दिया भी था, तो आदमी सोचता है हम पहला तो दिया नहीं होगा और सही उत्तर जो है नीचे दिया रहता है। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। देखो बेटा ये तो सवाल बहुत ही इजी था। आपको पावर दिया गया है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अरे इतना आसान क्यों दे दिया? पावर = W/T होता है। कितना दिया? 100 किलोवाट। तो इसको जो है वाट में चेंज कर लिया। एनर्जी में बताना है। समय आपको 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। बस इसको सॉल्व कर लेना था। यानी जो आप 1 घंटा था जो कि 60 मिनट होता है, और सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। बस इतना करना था। गुणा कर लीजिए, 3 3 6 छंग 36। अब पावर लगा लीजिए। 3 ये थी, 2 ये हो गई, 5 हो गई, और 2 ये 7 हो गई। बस काम बन गया है। कोई सेकंड इज द करेक्ट वन। अब आप बताइए, इससे भी आसान हो सकता कोई सवाल? देखो बेटा ये भी सवाल बहुत इजी था। इसमें आपको लेंस की पावर निकालनी थी। लेंस आपके पास बाई कॉन्वेक्स था, जिसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर दोनों सेम थी, 20 सेंटीमीटर की थी, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया था। आप जानते हैं पावर = 1/f। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, f जो है वो मीटर में होना चाहिए, और जो आप निकालने जा रहे हैं वो किस में निकल रहा है? सेंटीमीटर में। तो कोई बात नहीं, सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो काम बन गया आपका। आपने कहा हमको मालूम है इस मासूम है μ-1, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया R1 - R2, और आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स में क्या क्या होता है। ये आपकी R1 है जो कि पॉजिटिव हो जाएगी, और ये जो दूसरी है कर्वेचर जिसको आप R2 कहते हैं, ये रे आ रही है, इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो काम बन गया आपका। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना था सेंटीमीटर को मीटर बनाने में। 20 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव हो गई R1, इधर निगेटिव हो गई, निगेटिव पॉजिटिव हो गई। काम बन गया। पॉइंट जितना हो गया इसको आप जानते हैं, तो ये होगा 2/20। इसको आप ऐसे कर दीजिए, ये हो गया आपके पास कितना हो गया? ये 100 हो गया, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि 1/f = 20। तो ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बताना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये आपका डायप्टर बनेगा। और जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 5D। तो ये चीज़ जो है आपकी जो 1/f है, मैं फिर से दिखा दूं, ये बराबर हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। है राइट? और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। 0.2 मीटर कर देंगे 100 से डिवाइड करके,
और पावर इज इक्वल टू क्या होती है, 1/f होती है। तो 0.20 यानी 5 और MKS यूनिट्स डॉप्टर होती है, तो आपने डी लगा दिया, यानी फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा, इस सवाल को सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से भी निकाला जा सकता है। क्या कह रहे हैं, ए लाइट रे फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो आप ये ले लीजिए, ये आपका एयर हो गया सपोज, और ये आपकी ग्लास हो गई, ग्लास सरफेस, यानी नीचे ग्लास सरफेस। एक नॉर्मल ड्रा कर लीजिए आप, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गई, एक रे आई आपकी इंसिडेंट हो रही 60 डिग्री पे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर हम n कहें तो आपको दिया है √3 दिया। तो यहाँ दो फिनोमेना होगा, एक तो रिफ्लेक्शन का होगा और स्नेल लॉ लगेगा, जिस एंगल से इंसिडेंट होगा उसी से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि आप देख रहे हैं ग्लास डेंस है तो नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। आपको जो एंगल निकालना है ये आपकी क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे है और ये वाली है रिफ्रैक्टेड। इनके बीच का एंगल निकालना है, यानी एंगल बिटवीन दिस वन। तो एक तो हमको मालूम हो गया 60R निकाल लें, बस 180 में से इतना घटा देंगे, काम बन जाएगा। तो आपने कहा स्नेल लॉ कहता है sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये आपका 60 डिग्री है, sin R आपको निकालना है, ये आपको √3 दिया है, गिवन है। तो ये हो गया आपका √3/2 और ये sin R है, ये √3 है, इससे कट गया, यानी 1/2 इज इक्वल टू sin R। और ये साइन किसके बराबर होता है, ये आप जानते हैं 1/2 sin 30 के बराबर होता है। साइन साइन कैंसिल हो गया, R 30 डिग्री मिल गया, बस आपका काम बन गया। ये जो नॉर्मल है टोटल कितना है, 180 का है। और आपको मान लीजिए ये एंगल निकालना है, इसको आप थीटा कह दीजिए। तो 180 जो है उसमें आप जोड़ना शुरू कर दीजिए, 60 डिग्री प्लस थीटा जो कि आपको फाइंड आउट करना है, और आर अभी अभी ताज़ा ताज़ा निकाला है आपने 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री, यानी फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है। क्रिटिकल एंगल निकालना आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि साहब अगर एक मीडियम ए है, यहाँ से रे चली मीडियम बी में गई, जाहिर सी बात है अगर ये ए डेंसर होगा बी रेयरर होगा, तो ऐसे सूरत हाल में क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उससे जब ये इंसिडेंट रे हो गई, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, तो वो कहाँ होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। और एक ऐसे सूरत हाल में, एक ऐसी स्थिति में कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब यहाँ आप स्नेल लॉ लगा सकते हैं। कहाँ से चले थे, साइन आई से चले थे, कहाँ गए, साइन आर के पास गए। हालांकि साइन आर क्या है आपका 90 डिग्री है, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, क्रिटिकल एंगल। तो आप देखिए कहाँ से चले, ए मीडियम से चले और बी मीडियम में पहुंच गए। एम आई राइट। यहाँ दिक्कत यह है आपके सामने कि आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में आप निकालते हैं और आपको दिया नहीं, केवल वेलोसिटी दी है, इसलिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको निकालना पड़ेगा। बाकी आप जानते हैं बहुत आराम से साइन आई की जगह सी हो जाएगा, क्रिटिकल निकालना था, और ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अगर आपका ये आ जाए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो आपका काम बन जाए। देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ए निकालना बहुत आसान है, C/B होता है। सी आप स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं, 3 × 10⁸। ए की वेलोसिटी मीडियम में कितनी है, 1.5 है, कर दीजिए 0 हो गया, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 हो गया। ध्यान रहे ये मीडियम का है, विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं है। और अगर आपको बी का चाहिए तो आपने कहा भाई साहब इसमें भी देख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट आपकी 3 × 10⁸, और ये आपका कितना है बेटा 2, तो ये होगा 1.5।
ऐसे सूरत हाल में आपको क्या दिखाया था, जब एयर के रिस्पेक्ट में ना दिया हो तो आप क्या करते हैं, पहला वाला नीचे यानी विद रिस्पेक्ट टू एयर, दूसरा वाला ऊपर, ये आ गया। बस आपका काम बन गया भाई साहब। वैल्यूज आपको मालूम थी, तो साइन सी देखिए साइन 90 बराबर 1 होता है। ए बी कितना है बेटा 1.5 है, और ए रिस्पेक्ट n2 है आपका, इसको हटा दीजिए, 0 हो गया। 5 3 15, 5 चौक 20, भाग कर दीजिए, 7 चौक 28, इतना आपको सी चाहिए था। साइन इनवर्स 0.75, अब कुछ पॉइंट के बाद कोई भी 0 लगा यार, तो कौन सा है, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा ये भी सवाल बहुत अच्छा था, सिंपल था, फार्मूला बेस्ड था, जो आप पढ़ के जाते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट को 8 फ्रिंजेस मिल रही थी, सर्टेन सेगमेंट यानी कि जो दूरी थी सेगमेंट, जिसको वाई जो स्क्रीन के ऊपर जो दूरी थी उसमें शुरू में उसको 8 फ्रिंजेस मिल रही थी। कब, जब 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ थी। आप कह रहे हैं अरेंजमेंट उसने सेम रखा है, केवल वेवलेंथ जो है 400 नैनोमीटर कर दिया है, तो ऐसे में कितनी फ्रिंजेस बनेगी। थोड़ा सा आपको फिर हम ज्ञान दे दें कि ये आपके पास डबल स्लिट में आप जानते हैं ये स्क्रीन होता है बेटा, और ये आपके पास स्मॉल डी हो गई, 2 स्लिट्स हो गई, इनके बीच की दूरी को आप स्मॉल डी कहते हैं। याद आ रहा होगा, पढ़ा है आपने, नहीं तो देख लीजिएगा। और ये हो गया स्क्रीन और इसके बीच की दूरी। आपने कहा हमारे पास जो है साहब ये जो सर्टेन डिस्टेंस है जिसको आप y कहते हैं, इसके अंदर आपने कहा कि हमारी जो है n फ्रिंजेस बनती हैं, यानी n फ्रिंजेस आपकी बन रही, तो आपने कहा ये y है। फार्मूला आप जानते हैं, yn इजिकल टू n लेमडा कैपिटल D अपॉन D। अरे फ्रिंज विड्थ का इन टाइम बना दिया आपने। अब देखिए अरेंजमेंट सेम है, केवल आप क्या चेंज कर रहे हैं, केवल आप वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं, यानी कि ये देखिए स्मॉल d सेम है कैपिटल D, यानी कि स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की दूरी भी सेम है, और दो स्लिट के बीच की दूरी भी सेम है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, और आपका सर्टेन सेगमेंट मतलब ये y ये भी सेम है। तो आप कह सकते हैं कि सर जब ये सेम हो गया तो आप कह सकते हैं n लेमडा इजिकल टू कॉन्स्टेंट, यानी आप फार्मूला बना सकते हैं n1 लेमडा 1 n2 लेमडा 2। अरे फार्मूले में भी रख लीजिएगा, सब सर्टेन होगा, रेशियो मारेंगे कट जाएगा, लेकिन सीख लीजिए ऐसा बनाना। 8 है, कब है, जब 600 है। n2 निकालनी है, कब, जब 400 है। काम बन गया आपका, 0 से 0 उड़ा दीजिए, 4 दुनाई 8 कर दीजिए, और 6 दुनाई 12 कर दीजिए। यानी कि दूसरे केस में जब 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ होगी तो आपके पास कितनी फ्रिंजेस बनेगी, इतने ही स्पेस में 12 फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी।